नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में, मतलब उसके संवैधानिक खाके के बारे में। हम उन आर्टिकल्स को खोद कर निकालेंगे जो हमारी संसद की पूरी बनावट से लेकर उसके काम करने के तौर तरीकों को तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, जब हम पार्लियामेंट या संसद का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा, है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या संसद का मतलब सिर्फ ये दो हाउस है? तो जवाब है नहीं। असल में आर्टिकल 79 के हिसाब से भारत की संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और तीसरा लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। कमाल की बात है ना, लोग अक्सर प्रेसिडेंट के रोल को इसमें गिनना ही भूल जाते हैं, जबकि वो पार्लियामेंट का एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न हिस्सा है। चलिए, अब जब ये साफ हो गया है कि संसद में कौन कौन है, तो जरा इसके दो विधायी सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स हो सकते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन बड़ा दिलचस्प है। 238 मेंबर्स तो आते हैं राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से, और जो बाकी 12 बचे उन्हें सीधे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। पता ये 12 लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में माहिर होते हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स। और अब ये नंबर देखिए, 543। ये है लोकसभा की मौजूदा इलेक्टेड स्ट्रेंथ, मतलब ये वो हाउस है जो सीधे सीधे भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब फटाफट इन दोनों सदनों का एक आमने सामने का कंपैरिजन करते हैं। लोकसभा, जैसा कि हमने देखा, सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों को। उम्र की बात करें तो लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क इनके चुने जाने के तरीके में है। लोकसभा के मेंबर्स को तो सीधे जनता चुनती है, पर राज्यसभा के मेंबर्स को राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल यह है कि संसद का मेंबर बन कौन सकता है और कितने वक्त के लिए। चलिए अब जरा मेंबरशिप के इन नियमों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 84 कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन बताता है। सबसे पहली और जरूरी बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आती है उम्र। लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। और इसके अलावा भी कुछ और शर्तें होती हैं जो संसद कानून बनाकर तय करती है, उन्हें भी पूरा करना होता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। आर्टिकल 83 के हिसाब से लोकसभा का टर्म होता है 5 साल का। सीधा सा हिसाब है, 5 साल पूरे हुए और फिर से नए चुनाव। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। ये एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन। मतलब ये कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व यानी भंग नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। सोचिए, ये हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कितनी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी लाती है। तो सवाल उठता है कि ये परमानेंट रहती कैसे है? इसका मैकेनिज्म बड़ा ही जबरदस्त है। होता ये है कि इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और फिर उनकी जगह नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, ये लगातार चलता रहता है और इसी वजह से सदन कभी खाली नहीं होता, हमेशा बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं संसद की कामकाज की, मतलब इसका सेशन कैसे बुलाया जाता है और इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। देखिए, आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के मामले में कुछ बहुत जरूरी पावर्स देता है। जैसे वो सेशन बुला सकते हैं, जिसे कहते हैं समन करना। वो सेशन को खत्म भी कर सकते हैं, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। और हाँ, वो लोकसभा को भंग मतलब डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात इसी आर्टिकल में लिखी है, ये एक तरह का संवैधानिक नियम है कि संसद को नियमित तौर पर मिलना ही होगा। किन्हीं भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये जरूरी है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 86 के तहत किसी भी हाउस को एड्रेस करने का अधिकार तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आर्टिकल 87। ये आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट को 2 मौकों पर एक स्पेशल एड्रेस देना ही होगा। एक तो हर जनरल इलेक्शन के बाद जब पहला सेशन होता है, और दूसरा हर साल के पहले सेशन में। चलिए अब आखिर में कुछ स्पेशल रूल्स और उन बड़े संवैधानिक बदलावों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने संसद की बनावट पर असर डाला है। आर्टिकल 88 एक बहुत ही अनोखा अधिकार देता है मिनिस्टर्स और भारत के अटॉर्नी जनरल को। वो संसद के किसी भी हाउस की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, वहां बोल भी सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वोट वो सिर्फ उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं।
हम सब जानते हैं कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब इसमें समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। यहाँ दो बड़े अमेंडमेंट्स का जिक्र जरूरी है। पहला 84वां अमेंडमेंट जो 2001 में आया। इसने सीटों के रीएडजस्टमेंट को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया और बेस ईयर रखा 1971 की जनगणना को। और दूसरा 104वां अमेंडमेंट जो 2020 में आया, जिसने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व सीटें थी उन्हें हटा दिया। तो जो कुछ भी हमने अभी तक समझा उसका एक क्विक रिकैप हो जाए। ये स्लाइड एक तरह से चीट शीट का काम करेगी। बस याद रखिए, आर्टिकल 79 संसद की बनावट बताता है। 80 और 81 ये है राज्यसभा और लोकसभा के लिए। 83 में है कार्यकाल, 84 में क्वालिफिकेशन और 85 में सेशंस की बात है। सिंपल। तो आखिर में ये लाइन हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। संसद सिर्फ एक बिल्डिंग या दो हाउस नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर हमारे देश के लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का सेंटर बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमने देखा कि सीटों का बंटवारा 2026 तक 1971 की जनगणना के हिसाब से रुका हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज जब हमारी आबादी इतनी बदल चुकी है, तो क्या हमारी संसद सच में आज के भारत के लोगों का सही प्रतिनिधित्व कर पा रही है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।